दोस्तों, जब भी कश्मीर की बात आती है तो उसमें हम पीओके की बात तो करते ही हैं, लेकिन अक्साई चीन को भूल जाते हैं। दरअसल ये इलाका लंबे समय से चीन की इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। जी हाँ, लेकिन इसकी कहानी उतनी सिंपल नहीं है भाई, जितनी सामने से दिखाई देती है। अंग्रेजों से पहले से इस रीजन को लेकर काफी विवाद रहा है और भारत ने हमेशा से ही इसे लद्दाख के पार्ट की तरह ही क्लेम किया है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस रीजन पर चीन का कब्जा कैसे हुआ? क्या है अक्साई चीन की कहानी? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। देखिए, अक्साई चीन की हिस्ट्री जानने के लिए हमें लगभग 182 साल पहले यानी 1842 में चलना होगा। इस समय कश्मीर पर राजा गुलाब सिंह का शासन था। ये राजा सिख बादशाह को अपना सोवरेन मानते थे और उन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर पर राज किया करते थे। गुलाब सिंह ने 1842 में लद्दाख के इलाके को अपने कब्जे में किया था। इसके बाद उन्होंने तिब्बत को भी अपने काबू में करना चाहा, लेकिन उनका ये अभियान फेल हो गया। इस तरह से तिब्बत और गुलाब सिंह के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते में यह फैसला लिया गया कि बॉर्डर्स को पहले की तरह ही छोड़ दिया जाएगा। इस समय यहाँ पर बॉर्डर्स अच्छे से डिफाइंड नहीं थे, क्योंकि ये इलाका ज्यादातर खाली रहता था। अक्साई चीन कभी सिल्क रूट का ही हिस्सा माना जाता था। ये इलाका एक बंजर इलाका है जहाँ कोई नहीं रहता था। यहाँ पर लोग तभी आते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो। फिर 1846 आते आते अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को मात दे दी थी, लेकिन गुलाब सिंह यहाँ के महाराजा बने रहे। अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो सिख साम्राज्य के नीचे नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के नीचे रहकर शासन कर रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ की बाउंड्री को साउथ में पैंगोंग लेक पर सीमित कर दिया और कराकोरम पास से उत्तर की तरफ जाने वाले एरिया को अभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड एरिया ही माना गया। गुलाब सिंह शहीदुल्लाह के एरिया को अपनी नॉर्दर्न बाउंड्री मानते थे, जो कि कराकोरम पास से करीब 127 किलोमीटर दूर थी। इस समय शिनजियांग का रीजन चीन के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि ये कई इंडिपेंडेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था जिनके लिंक्स चीन से थे। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग एथनिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब से थे जो इस्लाम को मानते थे। इन्हीं टेरिटरीज में से एक को चाइनीज तुर्किस्तान कहा जाता था, जो संजू पास को अपनी बाउंड्री मानती थी। अब महाराजा का क्लेम भी संजू पास तक था, इसलिए कोई डिस्पाइट दोनों के बीच में नहीं था। 1862 में यहाँ पर डुंगन रिवोल्ट हुआ। यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटीज ने चीन की किंग डायनेस्टी के खिलाफ ये विद्रोह छेड़ा था। इस रिवोल्ट ने यहाँ पर चीन की पोजीशन को और भी वीक कर दिया। यही वजह थी कि 1864 में गुलाब सिंह ने शहीदुल्लाह के एक किले का निर्माण भी करवाया। इस किले को बनाने में गुलाब सिंह को खोतान का सपोर्ट भी मिला, जो कि शिनजियांग एरिया का एक रीजन था। शिनजियांग के ऊपर जल्द ही याकूब बेग नाम के एक लड़ाके ने 1865 में हमला कर दिया और 1867 में गुलाब सिंह को भी शहीदुल्लाह से पीछे हटना पड़ा और कुछ सालों तक ये एरिया याकूब बेग के कंट्रोल में ही रहा। 1865 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को बॉर्डर्स को डिफाइन करने का टास्क दिया जाता है। जॉनसन ने जो मैप बनाया उसमें अक्साई चीन महाराजा के ही कंट्रोल में था, लेकिन वो अपना अधिकार आगे संजू पास और कुनलुन माउंटेन्स तक माना करते थे। जॉनसन ने जो यहाँ पर बॉर्डर्स ड्रॉ किए, इसे जॉनसन लाइन कहा गया। फिर 1878 के साल में चीन ने तुर्किस्तान के रीजन को एक बार फिर कैप्चर कर लिया और इसका नाम शिनजियांग रख दिया गया। इस समय रशियन एम्पायर भी तेजी से फैल रहा था और अंग्रेज चाहते थे कि भाई भारत और रूस के बीच में एक बफर जोन जरूर रहे। यही वजह थी कि उन्होंने चीन को यहाँ रहने दिया। 1890 तक शहीदुल्लाह का एक किला भी चीन के कंट्रोल में आ गया था। 1892 तक चीनियों ने काराकोरम पास पर बाउंड्री पिलर्स भी खड़े कर दिए थे और एक नया बॉर्डर तैयार हो रहा था। लेकिन अभी भी अक्साई चीन का एरिया कश्मीर के ही अंडर माना गया। इसके बाद रूसियों के डर से अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भाई इंडस वाटर शेड को नई बाउंड्री की तरह देखा जाएगा। इसमें वो नदियां जिनका पानी जाकर इंडस रिवर में मिलता था, उन्हें भारत की तरफ कर दिया गया और तरीम बेसिन में जाने वाले पानी को चीन की तरफ। अब नॉर्थ में तो ये रीजन इस तरह से डिफाइन हो गया, लेकिन ईस्ट की तरफ चिपचाप रिवर, गलवान रिवर और चांग चेनमो रिवर थी जिनका पानी इंडस में आता था और कराकश रिवर का पानी तारिम बेसिन में। खैर 1899 में अंग्रेजों ने एक नया प्लान दिया जिसे मैकॉटनी मैकडोनल्ड लाइन कहा जाता था। इसमें उन्होंने अक्साई चीन का ज्यादातर एरिया चीन से दिया और इसके बदले में वो चाहते थे कि चीन हुंजा रिवर के एरिया में दखल ना दे, जो कि आज गिलगिट बल्टिस्तान का हिस्सा है। इस प्रपोजल पर चीन की किंग डायनेस्टी ने अपना कोई रिस्पॉन्स दर्ज नहीं करवाया, लेकिन 1911 आते आते चीन में शंघाई रिवॉल्यूशन आ गया था, जिससे वहां रूल करने वाली किंग डायनेस्टी का शासन खत्म हो गया।
इसके बाद से ब्रिटिशर्स भी जॉनसन लाइन को ही ऑफिशियल बॉर्डर की तरह ट्रीट करने लगे और इसी बीच में चीन के अंदर भी जो मैप्स पब्लिश हो रहे थे उनके अंदर जॉनसन लाइन को ही भारत और चीन को ऑफिशियल बाउंड्री की तरह मेंशन किया जा रहा था। चीन की पोस्टल एटलास ऑफ चाइना ने 1917 से लेकर 1933 को जॉनसन लाइन को ऑफिशियल बाउंड्री की तरह ही ट्रीट किया और 1925 में जब पेकिंग यूनिवर्सिटी एटलास ने भी अपने मैप पब्लिश किए तो उसमें भी जॉनसन लाइन ही ऑफिशियल बाउंड्री की तरह ही रिकॉग्नाइज की गई, जिसमें अक्साई चीन का इलाका भारत के ही कंट्रोल में था। 1947 में आजादी मिलने के बाद भी भारत ने जॉनसन लाइन को ही अडॉप्ट किया, लेकिन 1949 में चीन में एक बड़ा बदलाव आया। वहां पर माओ जेडोंग की सीसीपी का शासन आ चुका था, जिन्होंने जल्द ही तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया। तिब्बत के कारण ही अक्साई चीन का इलाका एक बार फिर डिस्प्यूट में आया। अब जैसा कि हमने बताया कि अक्साई चीन पर ना ही लोग रहा करते थे और ना ही उस जमीन पर कुछ उगाया जा सकता था, इसलिए ये एरिया आज तक जिस भी साम्राज्य के अधीन रहा हो उन्होंने कभी वहां पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए थे। साथ ही नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट काफी नया कॉन्सेप्ट है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एम्पायर्स के बीच में जो बॉर्डर्स हुआ करते थे वो आज की तरह प्रॉपर्ली मार्क्ड नहीं होते थे। जब तक अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा तब तक तो अक्साई चीन के एरिया को जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग भारत का हिस्सा माना जाता था, लेकिन ये बॉर्डर एग्जैक्टली कहां पर है इसे लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला रास्ता अक्साई चीन से होकर ही निकलता था। यही वजह थी दोस्तों कि अब चीनियों को अक्साई चीन की जरूरत थी। 1 जुलाई 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री जोहू एनलाई को एक पत्र लिखकर इस बॉर्डर को सेटल करने के लिए भी कहा था, लेकिन 1957 तक चीन इस इलाके में एक हाईवे बना चुका था। इस हाईवे की जानकारी दुनिया को तब मिली जब भैया चीन की एक मैगजीन में यह पब्लिश किया गया कि उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। मैप में इस हाईवे की लोकेशन अक्साई चीन से होकर ही गुजरती थी। अब यह पोजीशन भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि वही इस समय नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी चीन और भारत के बीच में कई बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स शुरू हो गए थे। इस दौरान 1952 में भारत और चीन का रिश्ता जो हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ था वो 60 का दशक आते आते एक दुश्मनी में बदलता चला गया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा चीन भारत से इसलिए भी नाराज था क्योंकि हमने दलाई लामा को शरण जो दी थी। अब दलाई लामा तिब्बत के ऑफिशियल लीडर माने जाते हैं, इसलिए उनके चीन से बाहर रहने तक तिब्बत के लोगों के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को सुप्रीम मानना पॉसिबल नहीं है। यही वजह थी कि ये पूरा डिस्प्यूट 10 अक्टूबर 1962 के दिन एक युद्ध की शक्ल ले लेता है। इस दिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ठागला रिज के इलाके में हमला कर दिया था। इस समय तक भारत को ऐसा नहीं लगा था कि भाई दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध हो सकता है, इसलिए इस पोस्ट पर सिर्फ 56 जवान तैनात थे, जबकि चीन की तरफ से 600 जवानों की एक फौज भेजी गई थी। फिर भी ये सिपाही चीनियों के अटैक को नाकाम करने में कामयाब रहे, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद चीन ने एक बार फिर से हमला किया। इस बार वो मॉर्टर फायर भी साथ लेकर आए थे, जिसके लिए हमारे सिपाही तैयार नहीं थे। इसके कुछ वक्त बाद एक तीसरा हमला भी हुआ। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था और हमारे सिपाहियों को पीछे हटना ही पड़ा। भारत ने चीन से युद्ध की उम्मीद नहीं की थी। अगस्त 1962 में ही मेजर जनरल JS ढिल्लन का बयान यह था कि पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए ऐसा लगता था कि युद्ध का कोई खतरा नहीं है। कुछ फायरिंग दोनों तरफ से होती है, लेकिन उसके बाद चीनी शांत हो जाते हैं। और यही वजह थी कि जब 10 अक्टूबर का हमला हुआ तो हमारी फौज उसके लिए तैयार ही नहीं। यहाँ तैनात 7th ब्रिगेड को करीब 600 टन सप्लाईज की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ इसका 20% ही था। इसके बाद 18 अक्टूबर आते आते चीन ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी और 19 अक्टूबर तक करीब 2000 चीनी सिपाही यहाँ पर आ चुके थे। 10 अक्टूबर के हमले के 10 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 1962 के दिन इस युद्ध को ऑफिशियली शुरू कर दिया गया। 150 गन्स और मॉर्टर्स के साथ चीनी सिपाही सुबह के 5:14 पर यहाँ पहुंचे और अगले 7 घंटों तक वो लगातार फायर करते रहे। अगली सुबह तक भारतीय फौज के 493 जवान शहीद हो चुके थे। भारत मोर्चे को लीड कर रहे ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी को भी युद्ध में बंदी बना लिया गया। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जितने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भारत और चीन के बीच थी, उन पर भी जल्द ही कब्जा हो गया था। दूसरी तरफ उन्होंने लद्दाख की तरफ से भी एक दूसरा अटैक कर दिया था। ये अटैक्स 19 अक्टूबर के दिन ही शुरू हो गए थे, जब भारतीय मोर्चों पर हमला हुआ। इस समय यहाँ दौलत बेग ओल्डी
चिप चाप वैली और गलवान जैसी पोस्ट पर 14th जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट के जवान तैनात थे। दौलत बेग ओल्डी के पास ही चांदनी नाम की एक पोस्ट थी जहां पर 30 फौजियों ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस पोस्ट पर करीब 500 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया था। पूरे एक दिन तक ये सभी सिपाही बहादुरी से उनका मुकाबला करते रहे, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही सिपाही यहाँ पर जिंदा बच सका। 20 अक्टूबर आते आते चीनियों ने चिप चाप वैली, गलवान वैली और पेंगोंग लेक को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इंडियन आर्मी के लिए उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वो चुशूल का एरिया था, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके उत्तर की तरफ पेंगोंग त्सो लेक थी। यही वो रीजन था जहां इस वॉर की सबसे हीरोइक बैटल ऑफ रेजांगला लड़ी गई थी। लेकिन उसमें अभी वक्त था। 20 अक्टूबर के दिन युद्ध शुरू होने के बाद 24 अक्टूबर तक युद्ध में 3 हफ्ते तक का ब्रेक आ गया था। इस बीच में नेहरू और जोही एनलाई के बीच में कई लेटर्स एक्सचेंज हुए। जोहू एनलाई ने अपने लेटर में एक 3 पॉइंट प्रपोजल भेजा था। इसमें कहा गया था कि दोनों देश शांति से इस मामले को हल करें, दोनों ही सेनाएं अपनी पोजीशन से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं और दोनों ही प्रधानमंत्री एक सेटलमेंट के लिए आपस में मिले। नेहरू ने इस 3 पॉइंट प्रपोजल को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू का तर्क ये था कि भाई चीन ने हमला करके पहले भारत की टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली है और अब वो शांति की बात कर रहा है। इसके साथ साथ अब नेहरू को चीन पर भरोसा भी नहीं था और वो किसी नई चाल में भी फंसना नहीं चाहते थे। अब इसके कुछ दिन बाद 4 नवंबर के दिन जोहू एनलाई ने नेहरू से कहा कि वो उन्हें अक्साई चीन का एरिया दे दे, जिसके बदले में वो नॉर्थ ईस्ट में अपने सभी क्लेम्स छोड़कर मैकमोहन लाइन पर एग्री कर जाएंगे। नेहरू ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया और 14 नवंबर 1962 के दिन युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार युद्ध चीन ने नहीं बल्कि भारत ने शुरू किया था। नॉर्थ ईस्ट में वालोंग नाम का एक शहर है जिस पर चीन अपना क्लेम करता था। यहाँ पर युद्ध विराम के दौरान भारत ने हमला करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब 6th कुमाऊन रेजिमेंट की 4 कंपनियां बनाई गई थी, जिनमें से ए और बी कंपनी को कैप्टन बीएन सिंह और मेजर बीएन शर्मा लीड कर रहे थे। इसके अलावा सी कंपनी एक रिजर्व फोर्स की तरह थी और डी कंपनी को ग्रीन पिंपल नाम की एक पोस्ट पर रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन वेलोंग से सिर्फ थोड़ी दूर होने के बावजूद भी 16 नवंबर तक युद्ध में चीनियों का पलड़ा भारी होने लगा था। बैटल ऑफ वेलोंग में भारत की हार हुई, लेकिन बाद में ये पोस्ट चीनियों ने भी खाली कर दी थी। खैर, अब चलते हैं वापस लद्दाख की तरफ, जहां बैटल ऑफ रेजांगला लड़ी गई। देखिए, यहाँ पर कुमाऊन रेजिमेंट की 13th बटालियन को चोशूल को डिफेंड करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ सी कंपनी में 117 सोल्जर्स थे, जिनकी कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। 18 नवंबर की सुबह चीन ने यहाँ पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से हैवी कैजुअल्टीज हुई, लेकिन चीन नाकामयाब रहा। चीन का पहला प्रयास जो है फेल हो गया था, इसलिए वो दूसरी बार हेवी आर्टिलरी के साथ हमला करने लगा। इस बार अपनी बैटल्स बचाने के लिए भारतीय सिपाही अपने ट्रेंचेस में ही रुके रहे, जिस वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से चीन का दूसरा अटैक भी फेल हो गया, लेकिन अब तीसरे अटैक में वो कामयाब रहे। इस अटैक में भारतीय फौजियों ने इस बहादुरी से चीनियों का मुकाबला किया था कि एक भी सिपाही की बंदूक में गोली नहीं बची थी। उन्होंने सभी गोलियां दुश्मनों पर दागी थी। इसी युद्ध के लिए मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र भी मिला था। अब इसी बीच 20 नवंबर के दिन भारत ने चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद की अपील की। अमेरिका इस समय खुद क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस में फंसा हुआ था, जो एक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकती थी। अमेरिकन से नेहरू ने उनकी फोर्स का सपोर्ट और जहाज मांगे थे, जिन्हें प्रेसिडेंट कैनेडी ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इंडियन आर्मी को हथियारों, एमिनेशंस और क्लोथिंग और प्रोटेक्टिव गियर का सपोर्ट देने के लिए हामी जरूर भर दी थी, लेकिन उनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 21 नवंबर 1962 के दिन अपने आप ही चीनी सेना वापस लौट गई। यह डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, यह आज भी डिबेट का विषय है, लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए चीनियों के लिए ना ही आगे अटैक करना पॉसिबल था और ना ही इस रीजन में अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाना। यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने जिन टेरिटरीज पर कब्जा किया था, उनमें से ज्यादातर वो छोड़कर ही चले गए थे। दूसरी तरफ अक्साई चीन पर उनका कंट्रोल पहले की तरह बना रहा और फिलहाल के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने ही एक बॉर्डर का काम किया। 1962 का ये युद्ध पूरे भारत के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे उबर पाना आसान नहीं था। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहते हैं कि नेहरू की तबीयत भी 1962 के बाद कभी नहीं सुधरी। 1964 का साल आते आते प्रधानमंत्री नेहरू की भी मौत हो गई और चीन का ये युद्ध हमेशा के लिए उनके लंबे राजनीतिक करियर में एक बड़ी हार की तरह देखा जाने लगा।
लेकिन भारत आज भी अक्साई चीन पर अपना क्लेम करता है और हमारे पास उसके लिए कई लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन सवाल साहब यहाँ पर यह है कि आज जब चीन और भारत के बीच में एक बार फिर टेंशंस हाई हैं और ये हालत हो गई है कि चीन के एग्रेशन के कारण मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को हमें पीछे शिफ्ट करना पड़ा है, तो क्या इस बार हम 1962 का बदला लेने के लिए तैयार हैं? क्या इस बार चीन को सबक सिखाना अक्साई चीन वापस लिया जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।